भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए चाइना और पाकिस्तान मिलकर अभी बायो वेपन को डेवलप कर रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स ने इमरजेंसी में हैमर मिसाइल को क्यों खरीदा, जबकि 2016 में इसी को इंडियन एयरफोर्स की तरफ से रिजेक्ट किया गया था। रशिया से SU-57 को खरीदने के लिए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी सीधे तौर पर इनकार कर दिया गया है और बदले में एमका को जल्दी तैयार करने के लिए HAL और DRDO के ऊपर ज्यादा दबाव दिया जा रहा है। चाइना की तरफ से अब एक हाइब्रिड वॉरशिप को बनाया जा रहा है जिसे आज तक किसी ने नहीं बनाया है और यहाँ तक कि यूनाइटेड स्टेट के पास भी ऐसी वॉरशिप मौजूद नहीं है। और अंत में सुखोई के बदले इंडियन नेवी के MiG-29 एयरक्राफ्ट को लद्दाख में क्यों डिप्लॉय किया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट पाकिस्तान और चाइना को लेके है। रिसेंटली NI में इसको लेके एक रिपोर्ट आया था जिसके मुताबिक भारत के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अभी चाइना और पाकिस्तान दोनों किसी सीक्रेट बायोलॉजिकल वेपन और वॉरफेयर के ऊपर काम कर रहे हैं। इसके लिए दोनों के बीच 3 साल के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया गया था और चाइना की वुहान लैब, जहां से चाइनीज रायता फैलने का संदेह किया जा रहा है, उसी लैब के साथ अभी पाकिस्तान की डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से टाई अप किया गया है और इस पूरे कॉवर्ट प्रोजेक्ट को चाइना की तरफ से फंडिंग किया जाता है। लेकिन इसमें जो टेस्ट हो रहा है वो चाइना में नहीं बल्कि किसी और देश में किया जा रहा है, क्योंकि चाइना अपने लोगों के ऊपर इसको टेस्ट नहीं करना चाहता है। बदले में ये टेस्ट जो होने वाली है ये पाकिस्तान के लोगों के ऊपर हो सकता है और जब ये तैयार हो जाएगा तो उसके बाद पाकिस्तान को इसे भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए दिया जाएगा। मल्टीपल इंटेलिजेंस सोर्सेज के मुताबिक पाकिस्तान की डेस्ट्रो अभी कई बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है जो कि नेचर में डुअल यूज कैटेगरी में आते हैं और इसमें चाइना पाकिस्तान के साइंटिस्ट को ट्रेनिंग दे रहा है, साथ ही मदद कर रहा है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, क्योंकि ये लोग अभी एक नहीं बल्कि कई सारे गड़बड़ी कर रहे हैं। इनमें से सबसे ज्यादा डेंजरस प्रोग्राम की बात करें तो वो क्रिमिन कॉन्गो हेमोरैजिक फीवर वायरस है, जिसके होने से 25% चांसेस ऐसा होता है कि अगर जिसको हो गया तो वो मर सकता है। और चाइना और पाकिस्तान की तरफ से इसको रिसेंटली टेस्ट भी किया गया था। इसके अलावा चाइना की कुनमिंग में वुहान लैब की एक और फैसिलिटी बनाया गया है जहां पर क्लास 4 के वायरस को लेके और स्टडी किया जा रहा है। ये बातें अभी काफी गौर करने वाली है, इसलिए नहीं कि इसे वो भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए बना रहे हैं। इसलिए जरूरी है क्योंकि चाइना अभी जो हरकतें कर रहा है और लैब में जेनेटिक्स के साथ जो छेड़छाड़ कर रहा है, इसे पूरी मानव सभ्यता का विनाश हो सकता है और इनके लिए अभी इन सभी के ऊपर कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। अब आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगला अपडेट राफेल और हैमर मिसाइल को लेके है। कल एक अपडेट आया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि भारत अभी फ्रांस से इमरजेंसी बेसिस पर हैमर मिसाइल को खरीद रही है। लेकिन जब पहले भारत को हैमर मिसाइल ऑफर किए गए थे तब हमने हैमर मिसाइल के बदले इजराइल की स्पाइस 2000 बॉम्ब को चुना था, जिसको बालाकोट के दौरान इस्तेमाल किया गया था। हैमर मिसाइल की बात करें तो दरअसल ये एक तरीके का बॉम्ब है जिसमें गाइडेंस किट और रेंज एक्सटेंशन किट लगाया गया है ताकि वो ज्यादा दूरी तक मार कर सके। इसको राफेल डील के साथ भी हमको ऑफर किया गया था, लेकिन हमने उस वक्त इसे हमारे वेपन पैक में शामिल नहीं किया था। बदले में हमारे राफेल जेट में उस वक्त स्पाइस 2000 को फिट करने का प्लान किया गया था, जिसे अभी मिराज में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन स्पाइस को अभी राफेल में इंटीग्रेट करने में थोड़ा वक्त लग जाएगा, क्योंकि ये इजरायली ओरिजिन वेपन है, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए राफेल की सॉफ्टवेयर में थोड़े बदलाव करने पड़ेंगे और फिर इसको टेस्ट किया जाएगा और उसके बाद ही इसको ऑपरेशनल किया जा सकेगा। तो अभी ये सब करने के लिए वक्त बिल्कुल नहीं था, जिस वजह से और हैमर मिसाइल को पहले से राफेल में टेस्ट किया गया है और इसको तुरंत इसमें इंटीग्रेट किया जा सकता है। बाद में हम चाहें तो हैमर के बदले स्पाइस का इस्तेमाल राफेल में कर सकते हैं और ये हमें काफी सस्ता भी पड़ने वाला है, क्योंकि हैमर मिसाइल की प्राइस स्पाइस के मुकाबले 2 गुना ज्यादा पड़ता है। पर अभी राफेल को तुरंत ही डिप्लॉय करने की जरूरत थी, जिस वजह से इमरजेंसी बेसिस पर हैमर मिसाइल को खरीद लिया गया है। अगला अपडेट DRDO की तरफ से। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक DRDO की तरफ से अभी एक इंडिजिनस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम को डेवलप किया गया है। इसकी पहली प्रोटोटाइप की अभी फैब्रिकेशन वर्क चल रहा है। कुछ महीने पहले ही इंडियन आर्मी की तरफ से वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की एक टेंडर को फ्लोट किया गया था, जिसकी कीमत करीब $1.5 बिलियन के आसपास की थी, पर ये टेंडर आगे नहीं बढ़ पा रहा था। अभी DRDO की तरफ से जिस नई मैनपैड को डेवलप किया गया है, इसका वजन करीब 25 kg के आसपास है और इसमें डुअल बैंड इंफ्रारेड होमिंग सीकर और मल्टी स्पेक्ट्रल ऑप्टिकल सेंसर दिए गए हैं। इसकी इफेक्टिव रेंज की बात करें तो ये 6 किलोमीटर तक होने वाली है और ये 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक मार कर सकता है। इसको किसी भी तरह के वेदर कंडीशन में, किसी भी तरह के टेरेन में या फिर दिन और रात में इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्यूचर में इसकी मैरीटाइम वेरिएंट्स भी बनने वाले हैं जिनको इंडियन नेवी के वॉरशिप्स में डिप्लॉय किया जाएगा।
और इसकी लैंड बेस्ड सिस्टम की बात करें तो इसको हमारे मेन बैटल टैंक्स में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की बात करें तो रिसेंटली डीआरडीओ की तरफ से ध्रुवास्त्र मिसाइल को टेस्ट किया गया था। उसकी कुछ और टेस्ट अभी इसी साल के अंत तक किए जाएंगे, जिसको इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स मिलकर करने वाले हैं। इसके अभी कुछ और मल्टीपल टेस्ट होने वाले हैं, जिसको काफी जल्दी करने का उम्मीद रखा गया और इसको 2021 के जुलाई से पहले इंडियन एयरफोर्स में और इंडियन आर्मी में शामिल करने का फैसला किया गया है, जो कि आगे चल के लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और रुद्र हेलीकॉप्टर में प्राइमरी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के तौर पर काम करने वाली है। इसकी टोटल 2 वेरिएंट होने वाले हैं, जिनमें से एयर वेरिएंट की रेंज 7 से 8 किलोमीटर तक और रडार गाइडेड वेरिएंट का रेंज 20 से 25 किलोमीटर तक होने वाली है। अगला अपडेट हमारी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट यानी कि एमका को लेके है। कुछ दिन पहले अपडेट आया था कि एमका की प्रोडक्शन शुरू होते होते 2035 तक का वक्त लग जाएगा, लेकिन आज इसको लेके कुछ अपडेट आए जिसके मुताबिक इंडियन एयरफोर्स नहीं चाहता कि इतना डिले हो और अभी इसे काफी जल्दी से करने का प्लान किया गया है। इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने बताया कि इनिशियली एमका के 6 स्क्वाड्रन को खरीदा जाएगा, जिनकी मार्क 1 वर्जन की टेस्ट फ्लाइट को 2024 से 2025 के बीच कंडक्ट किया जाएगा और 2029 तक इनकी फुल स्केल प्रोडक्शन शुरू किया जाएगा। इसके बाद मार्क 2 वेरिएंट की प्रोडक्शन 2036 तक शुरू की जाएगी। इनमें जो सबसे बड़ा इशू था वो इंजन को लेकर था और अभी रोल्स रॉयस के साथ इंजन को लेकर बातचीत हो चुकी है और डीआरडीओ और रोल्स रॉयस एक साथ मिलकर अभी 110 किलोटन क्लास की एक नई इंजन को डेवलप करने वाले हैं, जो कि यूरोजेट EJ200 इंजन से काफी बेहतर होने वाली है। इस इंजन के करीब 140 यूनिट को इनिशियली ऑर्डर किया जाएगा, जिसे आने वाले 9 सालों में हमें सप्लाई किया जाएगा। इसी बीच एमका की प्रोटोटाइप और इसकी इनिशियल बैच में जनरल इलेक्ट्रिक्स की 4N4 इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन अभी एक और दिक्कत सामने आ चुकी है और वो ये है कि एमका में हमारी अस्त्र मिसाइल को इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता है। नहीं हो सकता से मेरा मतलब ये है कि एमका की इंटरनल वेपन बे में अस्त्र मिसाइल फिट नहीं हो सकता है, क्योंकि अस्त्र मिसाइल साइज में थोड़ी बड़ी है। तो ऐसे में एमका के लिए अस्त्र मिसाइल की एक नई वेरिएंट को बनाना पड़ेगा, जो कि साइज में थोड़ा छोटा हो, लेकिन बदले में रेंज वर्तमान की अस्त्र मिसाइल से बेहतर होनी चाहिए। वैसे जब तक एमका बनने वाला है तब तक डीआरडीओ की तरफ से SFDR मिसाइल तैयार हो चुका होगा और ये एमका की प्राइमरी मिसाइल बन सकती है। वहीं पर FGFA के बारे में पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने बताया कि पहले ये प्लान किया गया था कि रशिया Su-57 को पूरी तरीके से डेवलप करने के बाद में भारत इसको खरीद सकता है, लेकिन अभी ऐसा नहीं लगता है कि इंडियन एयरफोर्स इसको आगे खरीदने वाली है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इसको अभी खरीदने के लिए सीधे तौर पर मना कर दिया गया है। अगला अपडेट चाइना की तरफ से है। स्पुतनिक में अभी इसको लेके एक रिपोर्ट आया था, जिसके मुताबिक चाइना अभी एक कम्प्लीटली नई तरीके की एयरक्राफ्ट कैरियर को बना रही है। कुछ दिन पहले चाइना की तरफ से एक नई एम्फीबियस असॉल्ट शिप की फोटो सामने आई थी, जो कि दिखने में तो हेलीकॉप्टर कैरियर जैसा लग रहा था, लेकिन इसमें अभी चाइना ईमल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाला है। इस प्रोजेक्ट का नाम XX6 बताया जा रहा था, लेकिन अभी इसे टाइप 076 क्लास की शिप बताई जा रही है। अगर इसके लिए इशू किए गए RIP के डॉक्यूमेंट को देखा जाए तो ये टाइप 075 क्लास की हेलीकॉप्टर कैरियर जैसा होने वाला है, जो कि एक मल्टीपर्पज वेसल है और इसको चाइना एम्फीबियस असॉल्ट शिप के साथ साथ हेलीकॉप्टर कैरियर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकता है। अगर चाइना के पास वर्टिकल लैंडिंग एयरक्राफ्ट हैं तो वो इसे एयरक्राफ्ट कैरियर के तौर पर भी इस्तेमाल कर पाएगा, लेकिन टाइप 076 क्लास की वेसल में ईमल सिस्टम को ऐड करके वो ये बात क्लियर करना चाहते हैं कि इसे वो एयरक्राफ्ट कैरियर के तौर पर भी इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये दुनिया का पहला ऐसा वेसल बनने वाला है जो कि एम्फीबियस असॉल्ट शिप, लैंडिंग हेलीकॉप्टर डॉक और एयरक्राफ्ट कैरियर का एक हाइब्रिड वर्जन होने वाली है। लेकिन फिलहाल चाइना के पास वर्टिकल लैंडिंग एयरक्राफ्ट मौजूद नहीं है और वो अभी पहले से ही काफी बड़ी साइज के एयरक्राफ्ट कैरियर को बना रहा है, जिसके बारे में हमने 2 या 3 दिन पहले बात किया था। अभी टाइप 076 में चाइना ईमल सिस्टम को इस वजह से लगा रहा है ताकि वो इसमें से एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि कॉम्बैट ड्रोन को लॉन्च कर सके। पिछले साल चाइना की तरफ से साबसोड नाम की एक स्टेल्थ यूएवी को इंडक्ट किया गया था। इसके अलावा एक हेलीकॉप्टर ड्रोन को भी चाइना ने इंडक्ट किया था। इसमें से हेलीकॉप्टर ड्रोन को वो इजीली अपने टाइप 75 या फिर टाइप 76 क्लास की कैरियर से ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन साबसोड को ऑपरेट करने के लिए उसे कैटापल्ट की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि ये वेपन लोड के साथ कैरियर से टेक ऑफ नहीं कर सकता है। साबसोड या फिर GJ11 ड्रोन की बात करें तो इसका रेंज लगभग 4000 किलोमीटर तक है और ये अपने दोनों ही इंटरनल वेपन बे में लगभग 4400 पाउंड तक के बम या फिर मिसाइल को लेके उड़ान भर सकता है और इसकी इंडक्शन के बाद ये चाइना की मैरीटाइम पावर को काफी हद तक एनहांस कर सकता है। वहीं पर अगर चाइना यहाँ पर टाइप 076 क्लास की कैरियर या फिर लैंडिंग हेलीकॉप्टर डॉक को बना लेता है तो ये एक ऐसा वॉरशिप बनने वाला है जो कि यूनाइटेड स्टेट के पास भी अभी तक मौजूद नहीं है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की MiG-29 को लेके है।
1 या 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि इंडियन नेवी के MiG-29 फाइटर जेट को अभी लद्दाख में डिप्लॉय करने का प्लान किया गया है। इन जेट्स को अभी हमारे सभी फॉरवर्ड एयरवेज में डिप्लॉय किया जाएगा, जो कि रेगुलर बेसिस पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास कैप मिशन को करने वाले हैं। पहले ही वहां पर इंडियन एयरफोर्स की MiG-29 एयरक्राफ्ट मौजूद है और हमारे Su-30M के एयरक्राफ्ट भी अभी लगातार पेट्रोल कर रहे हैं। लेकिन ऐसी क्या वजह थी जिस वजह से इंडियन नेवी के MiG-29 को अभी लद्दाख में डिप्लॉय करने का प्लान किया गया है? एक कारण तो जॉइंट ऑपरेशन हो सकता है, जो कि समझ में आ रही है, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी कारण है। जैसे कि लद्दाख में हमारा जो लेह एयरवेस है उसकी ऊंचाई सी लेवल से लगभग 10,500 फीट से भी ज्यादा है। ऐसे में अगर हम वहां से सुखोई 30 को ऑपरेट करते हैं तो सुखोई को ज्यादा वेपन लोड के साथ वहां से टेक ऑफ करने में काफी दिक्कत आने वाली है, क्योंकि एक हैवीवेट क्लास का फाइटर है और इसका थ्रस्ट टू वेट रेशियो इतना ज्यादा नहीं है। तो ऐसे में सीधे तौर पर लद्दाख में इनको डिप्लॉय करने से हम सुखोई की फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और ऊपर से हर सॉर्टी को कंप्लीट करने के बाद इनके टायर्स और ब्रेक वगैरह चेंज करने पड़ेंगे। बदले में अगर इनको जम्मू या पठानकोट एयरवेज से ऑपरेट किया जाता है तो ये वहां से इजीली फुल फ्यूल और वेपन के साथ टेक ऑफ कर सकते हैं, साथ ही लद्दाख के ऊपर कैप मिशन में जा सकते हैं। वहीं पर MiG-29 की बात करें तो इनका थ्रस्ट टू वेट रेशियो काफी ज्यादा है और ये सुखोई के मुकाबले काफी हल्के हैं, जिस वजह से इनको हायर अल्टीट्यूड में ऑपरेट करने में काफी आसानी होने वाली है और एक्सट्रीम कंडीशन में भी सुखोई के मुकाबले MiG-29 बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, जिस वजह से फॉरवर्ड एयरवेज में स्पेशली लद्दाख में डिप्लॉय करने के लिए MiG-29 काफी बढ़िया ऑप्शन है। इसी वजह से इंडियन नेवी के 20 MiG-29 फाइटर जेट को अभी INS हंसा बेस से लद्दाख में शिफ्ट किया गया है। एक और खास बात यहाँ पर यह कि अगर हमारे सुखोई लेह एयरवेज से फुल वेपन और फ्यूल के साथ टेक ऑफ नहीं कर पाएंगे तो ये लॉजिक चाइना के ऊपर भी लागू होता है। एक्सपर्ट का मानना है कि हमारे सुखोई लेह एयरवेज से मुश्किल से आधा फ्यूल और 2 से 4 मिसाइल लेके उड़ान भर सकते हैं। तो चाइना का जो मेन फाइटर एयरक्राफ्ट है वो J-11 और J-16 है, जो कि Su-27 और Su-30 के कॉपी है। तो ऐसे में हिमालयन रीजन में ये बुरी तरीके से फंसने वाले, क्योंकि अगर इनको होटान एयरवेज से भी आना पड़ता है तब भी ये फुल फ्यूल और वेपन के साथ वहां से नहीं आ सकते हैं। और हिमालयन रीजन में जो नजदीक एयरवेज है चाइना के वो भी 13,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई में है, जहां से उनके J-16 या फिर J-11 जैसे फाइटर जेट मुश्किल से 2 मिसाइल लेके भी उड़ान नहीं भर पाएंगे। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।